दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आज भी काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बिग बैंग इतने ही समय पहले हुआ था। खैर यार, ये तो फिर भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन जो बात कोई नहीं जानता वो ये है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है। एलियंस, द ग्रेट फिल्टर या फिर कोई अलग डायमेंशन। आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की असलियत जानने वाले हैं, बल्कि कुछ स्पेक्युलेशंस की मदद से ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या मौजूद है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए पता करते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है। दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं तो उसका मतलब आखिर होता क्या है। अब सिंपल वर्ड्स में कहे तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अनंत ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसे हम इंसान धरती पर रहते हुए देख सकते हैं, यानी कि हमारे इस ब्रह्मांड का वो पूरा हिस्सा जिसे आज तक हम अपनी आंखों से देख पाते हैं उसे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। अब जैसे कि आप और मैं, हम सभी ये जानते हैं कि हमें इंटरस्टेलर स्पेस में या फिर ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट पार्टिकल्स हमारी ओर आते हैं और हमारे किसी स्पेस टेलीस्कोप या फिर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम में कैप्चर किए जाते हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर के किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट में 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होगा, बल्कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट के उस स्टेज को देख रहे हैं जिस स्टेज में वो आज से 13.5 बिलियन साल पहले था। और हमें स्पेसिफिकली वही स्टेज इसीलिए दिखती है क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर को नहीं बल्कि उसके द्वारा निकलने वाली लाइट पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं। और बस इसी छोटे से मिसकंसेप्शनल डिफरेंस के बीच काफी सारे लोग ये समझ जाते हैं कि चूंकि यूनिवर्स आज से 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले शुरू हुआ था, इसीलिए हम मैक्सिमम इतनी ही लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं और ये अज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की रेडियस 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स ही है। लेकिन सही मायनों में सच्चाई तो ये है कि असल आंकड़े के सामने ये नंबर आसपास भी नहीं टिकता और इस डिफरेंस का सीधा सा कारण है यूनिवर्स में होने वाला एक्सपेंशन। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स इस वक्त एवरेजली हर मेगा पार्सेक की डिस्टेंस पर 73 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है। और अगर आप इसी पर सेकेंड स्पीड को 13.8 बिलियन सालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर इतने सालों में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल चुका होगा। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर यूनिवर्स के दो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 100 लाइट ईयर्स का डिफरेंस है तो पॉइंट बी के लाइट पार्टिकल्स पॉइंट ए तक इनिशियली तो 100 सालों बाद ही पहुंचेंगे, लेकिन इसी दौरान अगर उनके सेंटर में किसी पॉइंट सी से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक्सपेंशन की वजह से दूरियां बढ़ रही होंगी तो भले ही आपको पॉइंट ए से ऑब्जर्वेशनल टाइम में कोई डिफरेंस ना देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद इस सिनेरियो में वो ऑब्जेक्ट आपसे पहले के मुकाबले ज्यादा दूर जा चुका होगा। अब जरा सोचो कि ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात है, लेकिन ऐसे ही ना जाने कितने पॉइंट्स पूरे यूनिवर्स में मौजूद होंगे जो जब अलग अलग जगह से एक्सपैंड करते होंगे तो उनकी वजह से कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी कि हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आज आप 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से देख रहे हो वो आज से 100 साल बाद 8 या 9 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जा चुका होगा। और डिस्टेंस के 2 गुने होने के बावजूद आपकी ऑब्जर्वेशन में शायद फिर भी कोई बड़ा बदलाव ना देखने को मिले। अब ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड कांस्टेंट ना होकर समय के साथ साथ एक्सेलरेट भी कर रही है। और अगर हम लोग मोटा मोटा सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैलकुलेशन में डालें तो ये पता चलता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अभी या आने वाले भविष्य में देख पाएंगे, उसकी रेडियस तकरीबन 46.508 बिलियन लाइट ईयर्स के बराबर निकल कर आती है।
मतलब सिंपल वर्ड्स में कहे तो अगर हमें धरती से यूनिवर्स के एज तक देखना हो तो हमें 46.508 प्लस बिलियन लाइट ईयर्स का रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से यह दूरी समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल ये आता है कि क्या हम कभी ब्रह्मांड के उस कोने तक पहुंच भी सकते हैं या नहीं। वेल सो गाइज, इस सवाल के सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबल रास्ते हैं। अब पहला तो ऑब्वियसली ये कि हम लाइट की गति से भी बहुत ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल करें, और बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा। नाउ टू बी प्रिसाइज, एक इंसान की ग्लोबल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के समय में तकरीबन 72 साल की है, और कम से कम एक 18 साल का शख्स ही इतनी नॉलेज रिटेन कर सकता है कि वो बियॉन्ड की चीजों को समझ पाए। जिसका मतलब है कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट में इंसान को ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने के लिए भेजा गया तो उन्हें लगभग 55 सालों में ही इस 45 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी को तय करना होगा। अब अगर एग्जैक्ट नंबर में बयां करें तो इस डिस्टेंस को एक लाइफ टाइम में कवर करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से 8 अरब गुना ज्यादा तेज चलना पड़ेगा। और यकीन मानिए, ब्रह्मांड की किसी हाइपोथेसिस में भी ऐसी कोई संभावना पॉसिबल है ही नहीं, जिस वजह से ये रीजन पूरी तरह इम्पॉसिबल साबित हो जाता है। अब गाइस, हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, और वो है वर्म होल्स के थ्रू ट्रैवल करना। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक तरह से यूनिवर्स में किसी टनल की तरह काम करता है। बट नाउ अगेन पॉइंट ये है कि जिनकी एग्जिस्टेंस खुद अपने आप में एक हाइपोथेसिस है, और जिनके होने का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, उसके भरोसे हम आखिर कैसे बैठ सकते हैं, जिस वजह से हमारा ये रास्ता भी बंद हो गया। और अनफॉर्चुनेटली शायद इंसान अपने पूरे मानव इतिहास के दौरान कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर ब्रह्मांड के उस पार क्या है। खैर यार, यहाँ निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्हें हम नहीं जान पाते उनके लिए हमारे पास थियरीज रहती है। और उस अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्या होगा, इसके लिए दो थियरीज पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर पहली थियरी की बात करें तो पहली थियरी के हिसाब से वहां पर एक और हबल वॉल्यूम एग्जिस्टेंस में है। हबल वॉल्यूम को अगर आसान भाषा में बताएं तो इसे आप इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक स्फेरिकल फॉर्म मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB को तो देखा ही होगा। तो अगर आप उसी CMB के अंदर एक्चुअल यूनिवर्स की इमेज डाल देंगे तो उसे हबल वॉल्यूम कहा जाएगा। इन शॉर्ट, इस थियरी के हिसाब से आप अगर उस एज के बाहर भी निकल जाएंगे तो भी आपको वैसा ही अंतरिक्ष देखने को मिलेगा जैसा हम अभी एज के अंदर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब दूसरी थियरी के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर बाकी के पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इफ आपने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज के बाहर एक ऐसा पैसेज मौजूद था जिसमें बाकी सभी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते थे। और इसीलिए हो सकता है कि शायद यूनिवर्स के छोर पे पहुंचने पर हमें अपनी नजरों के सामने द ग्रेट फिल्टर देखने को मिल जाए, जिसे वैसे तो क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, लेकिन अगर समहाउ उसे क्रॉस करने का रास्ता खोज लिया गया तो हमारी नजरों के सामने अनंत ब्रह्मांड की सच्चाई होगी। अब अगर थियरीज पे जाएंगे तो एक बोल्ड स्टेटमेंट हमें फिजिसिस्ट ली स्मॉलिन की तरफ से भी सुनने को मिला था, जब उन्होंने बताया था कि हमारा यूनिवर्स हो सकता है और कुछ नहीं बल्कि एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद ऑर्गेनाइज्ड मैटर का सेट हो। और अगर आप क्रिएशन से लेकर कॉस्मोलॉजी तक डॉट्स कनेक्ट करने बैठेंगे तो इस बात के भी कम आसार नहीं लगते। और इस बात के 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक धमाके के साथ हुई थी जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। और सपोजली सुपरनोवा, जो कि खुद एक तरह का धमाका है, उसी से ब्लैक होल भी जन्म लेता है। रीजन नंबर 2, ब्लैक होल का मैटर कहाँ जाता है यह किसी को भी नहीं पता, और कई ऐसे ब्लैक होल भी खोजे गए हैं जो सदियों से अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ मास को अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुका है। अब यहाँ पर यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि ब्लैक होल के अंदर बस मास ही जाता हो और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता हो, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे ये किसी न किसी जगह पर तो स्टोर होता ही होगा। इसके अलावा बहुतों के हिसाब से यूनिवर्स में भी एक्सटर्नली कहीं ना कहीं से मैटर इनिशियल टाइम से डिपॉजिट होता रहा है, which somehow explains कि क्यों एलिमेंट्स की यूनिवर्स में क्वांटिटी और उनका रेशियो समय के साथ साथ हर वक्त फ्लक्चुएट होता रहता है।
और इन सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो यही पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि जब किसी ब्लैक होल का जन्म होता है तो वे किसी तरह से अपने आप को एक एम्प्टी स्पेस से कनेक्ट कर लेता है, और जब जब कोई मैटर उस ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो सीधा उस एम्प्टी स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है, और एक के बाद एक मैटर कलेक्शन के कुछ समय बाद वो खाली जगह एक ब्रह्मांड का रूप ले लेती है। अब अगर ये बात सच्चाई है तो हो सकता है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम ब्लैक होल समझ रहे हैं वो एक्चुअल में वॉर्म होल्स हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हम जिस ग्रेट फिल्टर की बात कर रहे थे वो ग्रेट फिल्टर ये ब्लैक होल्स ही हो। जब इनके अंदर जब हम एंटर करें तो हमें एक नया यूनिवर्स में जाने का मौका मिले और उस सभ्यता से कनेक्ट करने का भी जो हमारा इंतजार कर रही हो। नाउ सोचो कितना फैसिनेटिंग होगा कि जिस ब्रह्मांड में हम लोग दूसरी सभ्यता को खोज रहे हैं उस ब्रह्मांड में दूसरे डायमेंशन में जाने के इतने सारे दरवाजों का होना, और अगर ये थियरी ट्रू निकली तो सोचो हमारे यूनिवर्स में ही अकेले कितने सारे यूनिवर्सेस के पैसेज मौजूद होंगे। वैसे आपके हिसाब से क्या वाकई ब्लैक होल के अंदर किसी यूनिवर्स को कंटेन कर सकते हैं? क्या ब्लैक होल के अंदर एक दूसरा यूनिवर्स प्रेजेंट हो सकता है? हाँ या नहीं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।